हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सोचते हैं आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है, तो उन्हीं क्लास को आगे बरकरार करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप सभी को एक सिलेबस, ये आप देख सकते हो आपके सिलेबस है जो आपका 100 नंबर का ये एग्जाम जाने वाला है फॉर ये फाइनेंस इंस्पेक्टर, जिसमें से 30 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी के। अगर हम अकाउंटेंसी सिलेबस की बात करें, आप देख सकते हो अभी तक हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, इसमें एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पढ़ के आज ये आपका थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब संडे से पहले आपके नेक्स्ट 3 टॉपिक्स में कंप्लीट करा दूंगा, घबराने वाला कुछ नहीं है। तो यही मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इसकी प्रिपरेशन नहीं की हुई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको प्रॉपर्ली इसके ऊपर सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, कल मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया था। मैंने आप सभी को बताया था कि मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो उस चीज के लिए आपको मैं बता दूं, हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। आपको 2 मॉक टेस्ट ₹80 में मिल जाएंगे। ऊपर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया आई बटन पे, आप इसको क्लिक कीजिए, आपको प्रॉपर्ली उधर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हो कि आप कैसे हमारे मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। आप अगर हम बात करें, देखो मॉक टेस्ट आप सभी को होता है प्री बोर्ड एग्जाम्स, तो प्री बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही आपके मॉक टेस्ट होते हैं। ये आपको बता देता है कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, आपको कहां पे गलती हो रही है, ताकि आप जो बचे हुए 20 दिन है 15 दिन है उसमें प्रॉपर्ली उन पोर्शन पे वर्क कर सको। तो चलो गाइस, आगे हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। आप सभी को याद होगा कि हमने एसेट्स और लायबिलिटी में 2 टर्म्स पढ़ी थी सर, दैट इज एक आपकी हमने टर्म पढ़ी थी एसेट्स इज आर बिल रिसीवेबल। एक बिल रिसीवेबल था सर, उसको हम बोलते थे एसेट। सर एक था हमारा बिल पेबल, उसको हम बोलते थे लायबिलिटी। अब आप सभी को बड़ी से डाउट से मैंने आपको बोला था बस इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाओ, इसको समझ लो एक डेटर है एक क्रेडिटर है, एक से हमने पैसा लेना है एक से हमने पैसा देना है। तो आज हम सीखेंगे इसको प्रॉपर्ली, इनका जन्म कहां से हुआ। सर बिल रिसीवेबल है क्या एग्जैक्टली आज आपको पता चलेगा। सर बिल पेबल है क्या एग्जैक्टली वो आपको आज पता चलेगा। अगर हम बात करें बिजनेस, सर बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है सर, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स का आदान प्रदान होता है, जिसमें गुड्स का आदान प्रदान होता है किसके बदले, सर पैसों का। अब बात होती है, मैं आपको बता दूं, जो कैश है बिजनेस में अगर हम बात करें, कैश बहुत ही कम यूज होता है। आज के जमाने में अगर बात करें, मैक्सिमम 90% इज ऑन क्रेडिट, 90% जो है उधार पे। ये छोटी मोटी है, आप ये नहीं एज्यूम करो कि हाँ मैंने चिप्स खरीदी 10 रुपए की मैं पैसे दिया। अगर हम बड़ी ट्रांसैक्शंस की बात करें वो क्रेडिट पे ही होती हैं। बात करें एक जो रिटेलर है, होलसेलर से सामान मैक्सिमम, ठीक है, होलसेलर से मैक्सिमम सामान वो क्रेडिट पे ही लेता है और वो होलसेलर दे भी देता है। उस चीज को खत्म करने के लिए इधर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप सभी को पता होगा, अगर हम सर कैश पे सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती है जी सर। अगर हम बाय चांस कैश पे सेल नहीं करते हैं तो इधर हम लिखते हैं सर डेट द डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये चीज लिखते हैं जी सर। अगर हम परचेज की बात करें, सर परचेज अगर हम कैश पे करते हैं तो हमारी एंट्री होती है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर यही चीज को हम उधार पे परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यही चीज होती है जी सर। बिल्कुल सही बोला सर आपने, आप गलत हो ही नहीं सकते हो। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला, कैश ट्रांसैक्शन ना बड़ी आजकल कम होती है। ज्यादातर ट्रांसैक्शन जो हमारी गिनी जाती है बड़े पैमाने पे बोलो तो वो हमारी क्रेडिट पे होती है। तो मतलब इसको चलो मैं अभी कट कर देता हूं, ये वाला सेक्शन हम कट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं होता क्या है। सेफ प्ले करने के लिए, ठीक है, सही राह पे जाने के लिए हमने तो एंट्री कर दी सर डेटर टू सेल्स अकाउंट, हमने उधार पे बेचा डेटर को, हमने सेल्स की एंट्री कर दी, कैश नहीं आया। अब इधर आता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया सेल्स वाला, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बेचा है सामान, मैं चाहता हूं कि वो जो सामान मैंने बेचा है, चल तू चाहे मुझे पैसे बाद में दे लेकिन एक फिक्स डेट बता दे कब देगा। उसने बोला सर मैं आपको दे दूंगा 2 महीने बाद इसके पैसे। देखो जुबान पे आज का विश्वास किसी के नहीं करना, ये मैं बता दूं। आपको याद होगा हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, मैंने क्या बोला था, पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल, लेकिन अगर आप रिटर्न रखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो इधर भी मैं यही बोलूंगा, जुबान पे नहीं जाना। बंदे ने बोला मैं 2 महीने बाद दूंगा, उसकी जुबान पे नहीं जाना, आप उसे लिखवा लो और इसी लिखित को, ठीक है, इसी लिखित डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। बस यही कंसेप्ट था, ठीक है। मतलब कि मैंने सेल तो कर दी, क्या सेल की थी सर, मैंने डेटर टू सेल किया था।
अब उस डेटर को बोला यार तू मुझे ना लिख के दे दे। मैंने क्या किया, एक बिल बनाया, एक मैंने ऐसे बिल बनाया। बिल कौन बनाएगा, ध्यान से सुनना, बिल मैं बनाऊंगा जिसने बेचा है सामान, सेलर बनाता है बिल। उधर मैं लिख दूंगा अच्छा तूने मुझे 40,000 देने हैं, कौन सी डेट, तूने सर 2 महीने बाद बोला है, मैं 2 महीने की डेट डाल दूंगा, 2 महीने बाद की डेट डाल दूंगा। जी सर आज है हमारी डेट इज 16 मार्च, 16 अप्रैल होगी, देन 16 अप्रैल के बाद एक और महीना आगे ऐड कर लो तो 16 मई। जी सर तू इधर मैं डेट डाल दूंगा, 16 मई को तू पैसे देगा। इधर मैं अपने साइन करूंगा और इधर उससे साइन करवाऊंगा। ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बन गया एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया। अब ये 16 मई को मैं उसको बिल दूंगा, दे जनाब पैसे दे, ये लिखित है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब भी अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता, उसे ये पैसा देना पड़ेगा 16 मई को। आप देख सकते हो इट इज जस्ट लाइक ए चेक। बस चेक का क्या होता है कि उस दिन का होता है, तो इसमें क्या है कि आपका ये एक तरह से मेरे पास इंस्ट्रूमेंट हो गया कि तू मुझे 2 महीने बाद पैसे देगा। अब इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है, ये बिल कौन बनाता है। आप सोचते होंगे सर बायर बनाता है, ये ऐसा नहीं है। ये बिल जो बनाएगा वो कौन बनाता है सर, सेलर बनाता है। मैक्सिमम क्या, हमेशा कहीं का थर्ड पर्सन भी होता है, ठीक है। तो मतलब बायर तो कभी नहीं बनाता है। जब इधर बायर ने साइन कर दिए उसे बोलते हैं एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बायर को क्या बोलते हैं इसमें, एक्सेप्टर या पेयर भी बोल लो। उसने सर एक्सेप्ट कर लिया कि हां जनाब मैं आपको पैसे दूंगा 2 महीने बाद, और ये बिल बन गया है हमारा अब लीगल इंस्ट्रूमेंट। ये जो अब लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया, ये मेरे लिए क्या हो गया सर, बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैंने पैसा लेना है। अब क्या होगा, ध्यान सुनना, अभी रुक जाओ। और जो दूसरी पार्टी है जिससे मैंने साइन करवाया है कि तू मुझे 2 महीने बाद पैसे देगा, उसके लिए ये होगा बिल पेएबल। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको एंट्री क्या करके बताई थी सर, आपने एंट्री की थी जब मैंने सेल किया था, आपने एंट्री की थी डेटर टू सेल्स। लेकिन अब इस डेटर को मैंने खत्म करना है, उसके बदले क्या आ गया मेरे पास, बिल रिसीवेबल आ गया। मेरे पास क्या आ गया सर, रिसीवेबल आ गया। तो इस डेटर को खत्म करना है, डेटर इधर क्या है डेबिट, तो इधर हम कर देंगे क्रेडिट। डेटर को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट को कौन खत्म करेगा, क्रेडिट खत्म करेगा। और ऊपर कर दो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज आर एसेट, एसेट जब जब बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट जब जब घटेगा तो क्रेडिट। देखो डेटर को हमने घटाना है, ये जो डेटर है ना इसकी भी टेंशन मुक्त हो गया, ये भी मुक्त हो गया है कि हाँ मैंने साइन करके दे दिया है, तू ले लेना 2 महीने बाद पैसे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें परचेज के टाइम पे, तो हमारी एंट्री क्या थी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जी सर, अब हमने क्रेडिटर को खत्म करना है, तो क्रेडिटर को खत्म करना है, लाइबिलिटी जब जब घटती है तो हम डेबिट करते हैं, टू बिल पेएबल। बिल पेएबल हमारा एक लाइबिलिटी, मतलब एक लाइबिलिटी घट गई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ये कंसेप्ट आप याद रखना, ये आपसे जनरल एंट्री पूछी जा सकती है। जब आप डेटर से बिल रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी सर, हमारी ये एंट्री होगी। जब आप क्रेडिटर से बिल पेएबल रिसीव करोगे तो क्या होगी सर, ये एंट्री होगी। क्लियर है, दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। होप सो क्लियर हो। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक को खास बात है, क्या सर, क्या खास बात है सर, ये एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। जी सर, ये एक प्रॉपर्ली इंस्ट्रूमेंट आ गया मेरे पास, हो गया ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट कि हाँ मैंने इससे पैसे लेने, और दैट इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट। मैं बता दूं, इसे अकाउंटेंसी ने मान्यता दी है, इसके लिए एक एक्ट है स्पेशली, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इन्होंने इसको मान्यता दी है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा 16 मई को ये जो है डेट आनी है, 16 मई को मुझे 40,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन मैं बड़ा जल्दबाजी बनता हूं, मेरे को पैसों की पड़ गई है जरूरत, मैं ले जाऊंगा इस बिल को बैंक में, इस बिल को मैं ले जाऊंगा बैंक में। ये लो जनाब, ये है मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज, आप मुझे इसके बदले पैसे दे दो, और वो दे भी देंगे। ध्यान से सुनना कहानी, ये पैसा निकलना है 16 मई को, लेकिन मैं पहले चल गया हूं, मैं फॉर एग्जांपल 16 अप्रैल को चले गया हूं, मैं उनके पास चले गया, सर मुझे अब इसके पैसे दीजिए, और जो मैं आपको बता दूं बैंक वाले इसके बदले पैसे भी दे देंगे, लेकिन वो इधर बैंक वाले करेंगे बिजनेस, करेंगे कमाई, वो कहेंगे तुझे 40,000 नहीं मिलेंगे, तुझे फॉर एग्जांपल वो ना कुछ रेट उनका रहता है, रेट सिस्टम उनका जो चल रहा होगा, और इनटू कर देंगे मेच्योरिटी पीरियड से, जितना टाइम बचा होगा इसको मेच्योर होने के लिए, उसका कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे मिलेंगे 39,000,
1000 वो कमाई कर गए और बिल रिसीवेबल में चल गया 4000, ठीक है। हाँ, बिल रिसीवेबल में चल गया 40,000 का। मतलब कि ये जो 1000 है दैट इज नोन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने इस बिल को क्या करा दिया सर, डिस्काउंट करवा दिया। मुझे पैसा मिल गया 39,000, क्विक पेमेंट मुझे क्योंकि चाहिए थी। मैंने कहा कोई ना, मैं 1000 का नुकसान झेल लूंगा, मुझे क्योंकि जल्दबाजी में पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है इस पैसे की। और ये जो 1000 है ये बैंक की कमाई होगी, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर? अभी तक देखो मैंने जनरल एंट्री क्या की थी सर, अभी आपने जनरल एंट्री की थी दैट द बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर की थी, अभी मैंने, याद होगा आप सभी को। हाँ जी सर। अब मैंने इसको करा लिया डिस्काउंट, मेरे पास क्या आ गया सर, कैश आ गया। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट बोलो आप, कैश बैंक दोनों चलेगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट साथ में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे एक 39,000 मिले, 1000 का डिस्काउंट पड़ा, टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैंने बिल रिसीवेबल को क्या करना है सर, खत्म करना है। ऊपर डेबिट किया था तो इधर क्रेडिट कर दूंगा, बस यही फर्क है, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की क्या जनरल एंट्री होगी सर, ये इसकी जनरल एंट्री है। पैसा आया, कितना आया सर 39,000, सर डिस्काउंट कितना आया सर 1000, और टोटल 40,000 हमारा चले गया। एक तरह से हमारा बिल रिसीवेबल 40,000 का था, ये आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। होप सो आपको क्लियर होगा। तो अब चलते हैं, जो मैंने इधर लिखा है इनके बारे में क्या लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। होप सो आपको पता चल गया होगा कि क्या है बिल ऑफ रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज आप बोलो, बिल ऑफ पेएबल बोलो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो देख सकते हो इसके लिए एक एक्ट है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें, ये अनकंडीशनल है। ये नहीं बोलना कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपका यही होता है कि हाँ मैंने सामान उधार पे बेचा था, अब तूने मुझे पैसे देने हैं, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, तो उसके कारण हम इसको बोलते हैं अनकंडीशनल। साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of certain person to the bearer of the instrument। मतलब कि ये एक मेकर इसको साइन करता है और डायरेक्ट करता है उस पर्सन को, जनाब आपने पैसे देने हैं, आपने ये पैसे देने हैं टू ए सर्टेन पर्सन, उस स्पेसिफिक पर्सन को आपने पैसे देने हैं, उस चीज को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर दोनों पार्टी साइन कर दे, अब ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने एक तरह से आपको फॉर्मेट भी बता दिया। सर क्या है फॉर्मेट इसका, फॉर्मेट सर इस तरह का है, ऊपर डेट होगी सर, ऊपर मेच्योरिटी पीरियड होगा सर, ऊपर आपका अमाउंट होगी, फिर नीचे आपके दोनों पार्टीज के साइन भी होंगे। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। द फीचर क्या है, पहला फीचर बोलता है इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। मैंने आपको बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। अगर ओरल है तो कोर्ट नहीं इसको मानने की, लीगल है, किसी की जुबान पे नहीं जाना, जुबान पे बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन ए कंफर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसमें एक कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए, मतलब दूसरी तरफ से साइन जरूर होने चाहिए, एक रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हाँ प्लीज तू मुझे पैसे दे देना, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये उसके ऊपर थोपा जाएगा, तूने मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। इट इज ए कंफर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन। मैंने अभी आपको बताया इट शुड बी अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करूंगा तो तू ऐसा करना, मैं ऐसा तुझे ऐसा काम करके दूंगा तो तभी तू मुझे इसके ऊपर इतना 40,000 रुपए देना, ठीक है। द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डेफिनेट, ठीक है। जो अमाउंट है वो एक डेफिनेट अमाउंट होनी चाहिए, अप्रॉक्स अमाउंट नहीं लिख देनी उधर कि अप्रॉक्सीमेटली तू इतनी अमाउंट देगा। उसमें अगर 39012 अमाउंट लिखे तो इतने के इतने ही देने हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ ऐसा अमाउंट नहीं होनी चाहिए अराउंड 60,000, ठीक है। अराउंड वर्ड ऐसा कोई यूज नहीं होगा। फिक्स डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, उसके ऊपर एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि हाँ इस डेट को तूने मुझे पैसे देने हैं और उस डेट को उसके देने पड़ेंगे। द बिल मस्ट बी साइंड बाय बोथ द ड्रॉई एंड ड्रॉअर, ठीक है। मतलब जो बिल बना रहा है, मतलब जो बायर है उसने भी साइन करना है और जो सेलर है उसने भी साइन करना है। इसको मैं अभी ड्रॉई के बारे में आगे बताता हूं, दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन डिमांड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टाइम, ठीक है। जो आपका अमाउंट है बिल पे वो आपने डिमांड के टाइम पे पे करना है, या
आपने एक डेट जब आपकी एक्सपायर हो जाएगी तब आपने उसे पे करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एडवांटेजेस। देखो 3 एडवांटेजेस, ज्यादा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इफ द ड्रॉय फेल्स टू मेक द पेमेंट इट विल बी इजियर फॉर द ड्रॉर टू रिकवर द अमाउंट लीगली। मतलब कि अगर वो पैसा देने से मना कर देता है तो ड्रॉर जो है, जो सेलर जो है, वो लीगली उसके ऊपर केस कर सकता है, थोप सकता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, बैंक में जाओ पैसा निकालो लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी झेलो। एंडोर्समेंट पॉसिबल, इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है मैंने आपको बताया लीगल डॉक्यूमेंट है, इसे आप आगे इंडोर्स भी कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 40,000 का मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, मैंने 40,000 लेने हैं एक बंदे से। अब एक बंदे को मैंने 40,000 रुपए देने भी हैं, तो ये बिल मैं उसको दे दूंगा, ये ले जनाब मैंने एक से 40,000 लेने थे, तू मेरे से ये वाला बिल रख ले, जब ये टाइम आ जाएगा तू इससे ले लेना। बस दैट इज नोन एज द एंडोर्समेंट पॉसिबल। द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी, मतलब आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा मैंने ट्रांसफर वाउचर्स पढ़े थे, तो ये उससे रिलेटेड आ गया। कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेट। ठीक है, तो एक मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ये पैसे का ही जरिया है, चाहे ये पैसा नहीं है, ये पैसे का ही जरिया काम किया। मैंने 40,000 इसी बंदे से लेने थे, ये ले तू पकड़ ले, तू इससे पैसे ले लेना, हिसाब मुक गया, खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां से आ सकता है, दैट द पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? तो आपका आंसर जी सर 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। कभी कभार 2 भी होते हैं, लेकिन आंसर आपका 3 ही जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर उधर पूछेंगे तो आंसर आपका 3 ही जाएगा। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। ठीक है, ड्रॉर वो होता है, द ड्रॉर इज द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसको बोलेंगे ड्रॉर। मैंने आपको क्या बोला सर? आपने बोला था डेट मैक्सिमम सेलर ही बनाता है बिल, तो वो ही है आपका ड्रॉर। कभी कभार सेलर ही होता है, कभी कभार आप कह सकते हो थर्ड पार्टी भी होती है। अ क्रेडिटर who is entitled to receive payment from the debtor can draw a bill of exchange। देखो मैंने can वर्ड यूज किया, पॉसिबिलिटी, can का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ड्रॉर आपका वो आ जाता है। ड्रॉई, सर ड्रॉई कौन है? ड्रॉई वो है अपॉन whom the bill of exchange is drawn। ड्रॉई इज द एक्सेप्टर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बायर, जिसके ऊपर उधार है। ड्रॉय इज द डेटर हु हैज टू पे द मनी टू द ड्रॉर। और पेई कौन है? सर पे इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड। ये और जो आपका ड्रॉर है, ठीक है, ये चीज याद रखना, मैक्सिमम चांसेस 99% ना, 99% केसेस में दोनों सेम ही होते हैं, कुछ केसेस में दोनों अलग अलग होते हैं, तो तभी मैंने 3 पार्टीज बताई हैं। ठीक है, और एमसीक्यू यही आएगा, तो एमसीक्यू में आपने 3 पार्टीज ही लिखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली टर्म बोलता है सर टर्म ऑफ बिल और पीरियड ऑफ बिल। सर टर्म ऑफ बिल क्या है? इट इज ए टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ए बिल वॉज ड्रॉन एंड द डेट ऑन विच इट इज पेबल। मतलब टर्म ऑफ बिल क्या हो गया? कितने समय का आपने समय टाइम दिया है। अभी मैंने आपको बोला आज 16 मार्च है, मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी सर 2 महीने की, तो 16 मई आपका हो गया। तो इनके बीच में जितना समय है इसको हम बोलेंगे टर्म ऑफ बिल। ड्यू डेट, सर इट इज अ डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी ड्यू, मतलब 16 मई इज अ ड्यू डेट। लेकिन अभी 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 थोड़ा सा एक आपकी आने वाला है ट्विस्ट, जिसको आपने ध्यान से समझना। उधर आता है डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, अब एक लॉ निकला, लॉ ने बोला कि हाँ यार हम इतने बेरहम नहीं है, हम ना जिसने पैसे देने हैं ना उसको ऐसे नहीं बोल सकते यार तूने 16 मई को पैसे देने ही देने हैं। उसके लिए हमने एक कंडीशन निकाली, यू हैव ए 3 days एक्स्ट्रा एज ए डेज ऑफ ग्रेस। तुझे हम 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं एज ए डेज ऑफ ग्रेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मतलब कि उसने 2 महीने का समय लिया था, 2 महीने कब खत्म होने सर? 16 मई। 16 मई में 3 दिन और प्लस कर लो, 17, 18, 19, तो इसकी ड्यू डेट कब हो जाएगी सर? 19 मई को। ये चीज याद रखना। आगे अभी आपको मैं सिखाऊंगा डेज ऑफ ग्रेस कैसे निकालने हैं, मतलब एक तरह से ड्यू डेट कैसे निकालनी है। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी मैंने बनाया नीचे। डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट भी आपको बताइए, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, तो मेच्योरिटी डेट कौन सी होगी? 3 days वाली एड ऑन करने का, दैट इज योर मेच्योरिटी डेट। आगे बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल का डिस्काउंट होना। ठीक है,
अभी मैंने आपको डिस्काउंट बिल के बारे में बता दिया। जब मेरे पास 40,000 रुपए थे, मैं बैंक के पास गया, ये लो जनाब आप ये बिल रख लीजिए, इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए और कुछ अमाउंट आप अपने हिस्से में कर लीजिए, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, वो भी मैंने आपको बता दिया, मैंने किसी से पैसा लेना था, उससे मैंने बिल लिया और किसी को मैंने पैसा देना था और वही बिल उसको चिपका दिया, ये ले तू रख ले, तो इससे पैसे ले लेना, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जब मैं ये बिल बैंक को भेज दूंगा कि हाँ जनाब इस बिल को मेच्योरिटी पे मेरे अकाउंट में डाल देना, तो दैट इज नोन एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब बात होती है आपने मेच्योरिटी पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, आपने ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करनी है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। When the period of bill is given in months, मतलब कि जब आपको महीनों में दिया हुआ, आपका जो बिल है ना, बिल में लिखा है 2 महीने, आपको बिल में लिखा है 3 महीने, आपको बिल में लिखा है 5 महीने, आपको बिल में लिखा है 6 months। ये नहीं लिखा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन, दिन नहीं लिखे, उधर क्या लिखे हैं मंथ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखना, इधर मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। इफ द बिल डेटेड 4 मई, 4 मई को मैंने बनाया और उस पर मैंने लिखा तुझे मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो आपने ये नहीं देखना ये 30 का महीना ये 31 का महीना, ऐसा कुछ नहीं है। 4 को हम 4 के साथ ही कंसीडर करेंगे। 4 मई, 4 मई के बाद दूसरा कब आ जाएगा सर, अप्रैल नहीं, जून, जुलाई, देन अगस्त, जो 4 अगस्त को ये ड्यू डेट आ जाएगी। अब ड्यू डेट में हमने 3 दिन ऐड भी करने हैं एज ए डे। 3 दिन क्यों ऐड करने सर, डेट ऑफ ग्रेस, ठीक है, 3 days ऑफ ग्रेस, तो 4 में 3 दिन प्लस किया तो 7 अगस्त इज द राइट आंसर। होप सो क्लियर होगा। आपने ये चीज नहीं देखनी सर ये 31 का महीना है, सर ये 28 दिन का महीना है, ऐसा कुछ नहीं है। मंथ वर्ड यूज हुआ तो महीना महीना आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हेन द पीरियड ऑफ डे बिल इज गिवन इन डेज, अब डेज में बोला है सर 40 दिन 50 दिन 60 दिन, इसमें सिंपल कंसेप्ट याद रखना, जिस दिन ये बिल बना बस उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके आगे आप 40 दिन चल जाओ। अगर 40 दिन लिखा है, अगर 15 दिन लिखा है, उस जैसे मैंने आज 16 मार्च को ये बिल बनाया तो 16 मार्च वाली डेट नहीं गिनना, उसके आगे आप 15 दिन गिन लो। आप इधर देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया सर, अगर मैंने बिल बनाया 5 जून को और बोलता हूं 65 डेज, ठीक है, मतलब कि मैं 5 जून को नहीं गिनूंगा, आगे आप गिन सकते हो कितने दिन बच गए सर, आगे हमारे जून के बच गए 25 दिन, तो 25 दिन जून के हो गए। फिर जुलाई के 31 दिन, 25 प्लस 31 कितना होता है सर, 25 प्लस 31 हमारा हो गया सर 56 डेज अभी हो गए। 65 डेज का है तो अभी भी 9 दिन बचे हैं सर, 9 दिन अब हम अगस्त के ले लेंगे, 9 दिन मैंने अगस्त के ले लिए और 3 दिन हमने ग्रेस के ले लिए, तो आपका आंसर है सर 12 अगस्त, ठीक है। ऐसे आपने गिनना है। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन मेच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन ए नेशनल हॉलिडे, अगर वो किसी नेशनल हॉलिडे पे आ रही, नेशनल हॉलिडेज आर सर 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, तो अगर उस दिन आपका ये बिल बन रहा है, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, आपका बिल मैच्योर हो रहा है 26 जनवरी को, लेकिन अगर 26 जनवरी को मैच्योर हो रहा है तो ये जो बिल ड्यू है ये एक दिन पहले हो सकता है। अगर 15 अगस्त को ये ड्यू हो रहा है तो आप ये बिल के पैसे 14 अगस्त को भी निकाल सकते हो, एक दिन पहले प्रीसीडिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मेच्योरिटी डेट इमरजेंसी हॉलिडे, ठीक है, ऊपर क्या था सर, ऊपर था नेशनल हॉलिडे, इमरजेंसी हॉलिडे, फॉर एग्जांपल फ्लड्स के कारण कुछ हो गया या कुछ हड़ताल हो गई, उसके कारण अगर मेच्योरिटी डेट आपकी उस दिन फॉल करती है तो उसके अगले दिन गिना जाएगा, 1 डे आफ्टर। इसमें 1 डे प्रीसीडिंग था, इसमें 1 डे आफ्टर था, ये चीज आपने याद रखनी। अगर 25 जुलाई है तो 26 जुलाई को उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। होप सो क्लियर होगा। ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स वगैरह जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, जिसके ऊपर आपको एमसीक्यू सबसे ज्यादा इसके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। ये जनरल एंट्रीज ना आपको दोनों की बुक्स में आनी चाहिए, एक ड्रॉर एक ड्रॉई, जिसने बेचा है और जिसने खरीदा है। आप देख सकते हो जब जब आप गुड्स उधार पे बेचोगे, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं प्रॉपर्ली, तो ये एंट्री बन जाएगी। जब आप खरीदोगे तो ये एंट्री बन जाएगी, अभी मैंने ऊपर सिखाया। जब आप बिल रिसीव करोगे तो ये एंट्री हो जाएगी। हमने ड्रॉई को खत्म करना है तो इधर मैंने ड्रॉई ऊपर डेबिट था, इधर मैंने क्रेडिट कर दिया। इधर ड्रॉर क्रेडिट था तो इधर मैंने ड्रॉर को डेबिट कर दिया और इधर बिल पेबल आ गया। अब देखिए जब मैच्योर करेंगे, जब मुझे पास पैसा आएगा, अब मेरे पास बिल रिसीवेबल की जगह कैश आ गया। जब मैच्योर डेट आ जाएगी टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैंने बिल रिसीवेबल को अब खत्म करना ना, और इधर बिल पेबल को खत्म करना है तो बिल पेबल इधर आ गया और कैश मेरा चले गया। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अब और भी बड़ी जनरल एंट्रीज है।
फॉर एग्जाम्पल, इस दिन मुझे ये पैसा नहीं मिला, इस दिन ये पैसा नहीं मिला। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरा क्रेडिटर वापस आ जाएगा। अब क्या होगा सर? मेरा क्रेडिटर वापस आ जाएगा। मतलब कि अब मैं अपना ये जो है ना मेरा, आप देख सकते हो, समझ लो ये इधर था ऑनर हुआ, ऑनर मतलब मुझे पैसे मिल गए, लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है पैसे नहीं दे पाया वो, तो अब क्या होगा? अब मेरा क्रेडिटर वापस आता है। अब इधर जो बिल रिसीवेबल, इधर ये वाली जनरल एंट्री नहीं होगी अगर डिसऑनर हो गया। इधर क्या होगा? बिल रिसीवेबल इधर डेबिट था, अब इसे क्रेडिट कर दो, इसे हमने खत्म करना है। और हमारा जो ड्रॉई इधर क्रेडिट हुआ था इसको हम फिर से डेबिट कर देंगे। जनाब आप वापस आ जाइए। आपने मुझे लारे लगा के एक तरह से मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया, हाँ पैसे निकाल लेना, लेकिन जब टाइम आया तो पैसे नहीं मिले। अब आप हमारे अकाउंट्स में, हमारी किताब में, हमारी बुक में वापस आ जाइए। तो हमारी बुक में उन्होंने वापस लाने के लिए हमने क्या किया? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अगर बाय चांस हम डिस्काउंट कर लेते हैं, उसकी मैंने आपको जनरल एंट्री बता दी सर, उसकी जनरल एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो जनरल एंट्रीज है वो मैंने आपको बता दी, आपने ये कैसे कैसे करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एमसीक्यू हम करते हैं, जिससे आपके और भी कोई अगर मन में कोई शंका है वो एमसीक्यू के जरिए मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, व्हाट इज द बिल ऑफ रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या है? सर बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसमें एक पर्सन को वो एक रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आपने इससे पैसे लेने हैं, तो उसके बाद आपका पर्सनल अकाउंट रहेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड, तो सब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होता है आप सभी को इधर देख सकते हो ऑप्शन, ऑर्डर टू पे, रिक्वेस्ट टू पे, प्रॉमिस टू पे, की ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हो इट इज ए ऑर्डर टू पे, वो एक ऑर्डर है कि हाँ जनाब आपने इतने पैसे देने ही देने, तो दैट्स व्हाई इट इज ए ऑर्डर टू पे। आगे बात करें, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री, अगर एक ही कंट्री में वो एक्सेप्ट हो रहा है या ड्रॉ हो रहा है तो उसको हम कौन सा बिल बोलेंगे? सो दैट इट विल बी नोन एज द इनलैंड बिल। नेक्स्ट बात करते हैं, हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जैसे कि आपको नाम ही बता रहे हैं, तो ड्रॉ, तो ड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉअर। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? अभी ऊपर सेम ही ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दैट इज अ ड्रॉअर। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट अ ड्रॉअर गिव्स टू, तो 3 एडिशनल डेज कौन से होते हैं सर? डेज ऑफ ग्रेस। When the drawee signs the bill, it is considered as, जब एक ड्रॉई साइन करता है बिल को तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर दैट इट इज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के जब वो बिल एक्सेप्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज अ जनरल एक्सेप्टेंस। क्योंकि देखो बिल है, ये जनरल एक्सेप्टेंस है, वो आपको बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करना है। हमने अभी पढ़ा दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज आर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। आगे बात करते हैं, व्हेन द बिल इज नोटेड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक, इट इज नोन एज, ठीक है, जब बिल आपका नोटरी पब्लिक से साइन होके आता है, ठीक है, उनसे साइन होके आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज नोन एज द नोटिंग। ये चीज याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लेके नहीं आया, बस आप उसको याद रखो, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स, ठीक है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का क्या मतलब है? तो उसका मतलब होता है सर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, ये चीज याद रखना। रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट का मतलब है आपकी ड्यू डेट अभी आई भी नहीं है और उससे पहले ही जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो दैट विल बी रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। ऑन डिसऑनर ऑफ ए डिस्काउंटेड बिल whom does the बैंक लुक फॉर पेमेंट, जब आपका बिल जो है डिसऑनर हो जाता है तो बैंक किसको पकड़ेगा? ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में ये 40,000 वाला अपना बिल ऑफ रिसीवेबल दे दिया था कि सर आप मुझे डिस्काउंट करके दे दो, लेकिन बाद में जिससे पैसे लेने थे उसने पैसे देने से मना कर दिया, अब बैंक उसको नहीं पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा। तो क्या इसका आंसर क्या रहेगा सर? द बैंक विल पकड़ेंगे ए ऑप्शन, ठीक है, ड्रॉअर को पकड़ेगा। आगे बात करते हैं, द एक्ट फॉर साइनिंग बाय द ड्रॉअर ऑन द बुक फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर दैट इज एंडोर्समेंट। विच बैलेंस इज शोन बाय अ बैंक रिसीवेबल बुक, ठीक है, बैंक रिसीवेबल BR, ठीक है, तो बैंक रिसीवेबल बुक आपको कौन सा बैलेंस देता है? सर बैंक रिसीवेबल हमें देता है दैट इट इज आर एसेट, तो एसेट का सर क्या बैलेंस होता है? सर डेबिट होता है। इफ द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट आपकी पब्लिक हॉलीडे है, देन व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर द बिल,
तो ड्यू डेट कौन सी रहेगी सर? दैट विल बी अ प्रीसीडिंग डे, उसके एक दिन पहले। कमल draws a bill on Sahil 3000. कमल endorse it to रोहन and रोहन endorse it to राकेश। ठीक है, कमल से साहिल साहिल से पैसे लेने कमल ने उसको दे दिया आगे रोहन को, रोहन ने आगे दे दिया राकेश को। अब द पेई ऑफ द बिल, मतलब इसमें आपको पैसे किसको मिलेंगे? तो पैसे इसमें आपको मिलेंगे राकेश को। ठीक है, वट आर द पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको सभी को होता है, तीन पार्टीज आपके होते हैं, दैट इज आर ड्रॉर एंड पे। विच बिल इज नॉट अलोड 3 days ऑफ ग्रेस? तो एक बिल होता है जिसमें 3 days ऑफ ग्रेस अलो नहीं होता, दैट इज नोन एज द बिल एट साइट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन, तो वो एक है अनकंडीशनल ऑर्डर। व्हेन ए ड्रॉर डिस्काउंट द बिल ही गेट्स, तो जब एक ड्रॉर डिस्काउंट करता है बिल को तो उसे कितना पैसा मिलता है? सर उसे पैसा मिलता है कम मिलता है, दैट द लेस देन द फेस वैल्यू। आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्यू डेट अब आपने इसमें बतानी है। तो ड्यू डेट फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द 30th of January फॉर 1 month, एक महीना आगे चल जाओ। सर एक महीना अगर हम इसमें आगे जाते हैं, दैट विल बी आर 31st नहीं, हमने जनवरी है तो फरवरी की अगर बात करें तो 28 Feb। ठीक है, या 28 Feb लगा लो या आपकी 29 Feb लगा लो। तो सर 28 Feb भी चलो लगा लो, तो 3 दिन हमने प्लस भी करना है। सर 2011 लिखा भी है, ठीक है, वो चीज भी आप देख सकते हो। तो हमने 3 दिन अब आगे जाना है। ठीक है सर, अब 3 दिन आगे जाएंगे, पहली मार्च, दूसरी मार्च और तीसरी मार्च, तो इसका आंसर रहेगा सर 3rd of March। ठीक है, 3 दिन क्यों आगे गए सर? ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस। होप सो आपको क्लियर होगा। इस तरह की आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार मॉक टेस्ट देखिए। ये एक तरह से आपको सिखाता है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आपको सिखाता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। ठीक है गाइस, तो आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड है, या आप सिंपली सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर, तब तक के लिए आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल।